नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के महासंग्राम में। उत्तराखंड के एक भर्ती घोटाले के बाद बैकफुट पर आए सरकारी अमले ने 8 अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया है। सहकारी बैंक में 423 पदों पर चतुर्थ श्रेणी पदों पर हुई नियुक्ति के मामले में भारी गड़बड़ी पकड़े जाने पर विपक्षी हमले के बाद प्रदेश सरकार को इन अधिकारियों की वजह से बदनामी का सामना करना पड़ रहा है और प्रदेश में सहकारिता विभाग की ओर से जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के 423 पदों के लिए की गई भर्ती परीक्षा के 3 जिलों की ओर से परिणाम जारी किए जा चुके हैं। चुने गए अभ्यर्थियों में भाई भतीजावाद के तमाम उदाहरण भी सामने आ रहे हैं। नौकरी अगर सरकारी हो तो कुछ भी चलेगा की तर्ज पर चेयरमैन, निदेशक और प्रबंधक जैसे पदों पर बैठे लोगों के बच्चों को उसी विभाग में चपरासी बनने में भी कोई गुरेज नहीं है। और सहकारिता सचिव मीनाक्षी सुंदरम अब तक 4 महाप्रबंधक व 4 जिला सहायक निबंधक की कुर्सी बदल चुके हैं। यह एक्शन देहरादून, यूएस नगर और पिथौरागढ़ में हुई भर्तियों में गड़बड़ी का पता लगने के बाद लिया गया है। भर्ती घोटाले की जांच उप निबंधक नीरज बेलवाल कर रहे हैं। बेलवाल ने सभी रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिए हैं और जांच के बाद दोषियों से पूछताछ भी होगी। इस सहकारिता भर्ती घोटाले में कई अफसरों व सफेदपोश लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जिससे साफ छवि की धामी सरकार भी दागदार हो रही है। वहीं धामी सरकार ने ऐसे घोटालेबाजों के लिए कमर कस ली है और जांच शुरू करा दी है। लेकिन कुछ नेता इस आईटी की जांच की मांग कर रहे हैं और उनका कहना है कि हम सरकार की जांच से संतुष्ट नहीं हैं। वहीं कुछ नेता ये भी संदेह जता रहे हैं कि इसमें अधिकारियों के अलावा कई सफेदपोश लोग भी शामिल हो सकते हैं। अब एक बात तो साफ है कि कुछ अधिकारियों के कारण धामी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और अब देखने वाली बात यह होगी कि साफ छवि वाली धामी सरकार इन अधिकारियों पर कैसे नकेल कसती है। उत्तराखंड क्रांति दल की मांग थी कि इस मामले में एसआईटी जांच हुई थी, लेकिन विभागीय जांच करवाई जा रही है और विभागीय जांच पे हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी विभागीय जांच हुई है। उसमें जो लोग भी दोषी हुए हैं उनको आज तक भी उनकी कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं, उनको फिर सजा नहीं है। इसलिए हमारी अभी भी मांग है कि इस पे एसआईटी जांच की जाए। बिल्कुल, जिस प्रकरण ने पूरे प्रदेश की राजनीति में बवाल मचा कर रखा हुआ है, पूरे प्रदेश के युवाओं के अंदर जिसने एक निराशा व्याप्त की है, वो है जिला सहकारी बैंक की 423 चतुर्थ श्रेणी की नियुक्तियों में बंदरबांट। जिस तरह से भाई भतीजावाद देखने को मिला है और जो साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं उससे यही प्रतीत होता है कि ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार का मामला है, बैकडोर एंट्रियों का मामला है। पता नहीं कब तक उत्तराखंड के युवा, जो बेरोजगार युवा हैं, उनके साथ छलावा होता रहेगा, धोखा होता रहेगा, कुठाराघात होता रहेगा और बाहरी लोगों को यहाँ नौकरियां मिलती रहेंगी। यहाँ के युवा केवल नौकरी की तलाश करते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं, लेकिन उनका इंतजार इसलिए खत्म नहीं होता कि जो मैनेजमेंट में बैठे हुए लोग हैं वो अपने साला, अपनी भतीजी, अपने भतीजे को नौकरी पर रख रहे हैं। इस फर्जीवाड़े का जब खुलासा हुआ तो उसके बाद जिला सहकारी जो दफ्तर है वो सील कर दिया गया है और अब जो नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं वो हतप्रभ करने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं और बताने वाले हैं कि भ्रष्टाचार कितना अंदर तक घर कर गया है उत्तराखंड के अंदर। देखिए, जैसे ही गवर्नमेंट के संज्ञान में आया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पे उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया, जांच प्रारंभ हो गई। जांच प्रारंभ होने के बाद पूरे प्रदेश के अंदर जहां जहां भी गड़बड़ी हुई है, जनरल मैनेजर, जिलों के अंदर जीएम और बड़े अधिकारी गिरफ्त में आ रहे हैं, पकड़ में आ रहे हैं और दूध का दूध, पानी का पानी करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि योग्यतम लोगों का चयन हो जाए। सहकारिता विभाग की ओर से जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता उजागर होने और जांच शुरू होने के बाद पहली गाज 4 जिलों के जिला सहायक निबंधक और 4 महाप्रबंधकों पर गिरी है। तो चारों एआर और 3 महाप्रबंधकों का तबादला कर दिया गया है,
जबकि डीसीबी देहरादून के महाप्रबंधक का सेवा विस्तार समाप्त कर दिया गया है। बता दें कि बुधवार के जिस तरीके से मामला सियासी गलियारों में भी जमकर चर्चा का विषय बना रहा और सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर शासन ने इस मामले की अब जांच शुरू कर दी। हालांकि जो जांच जारी है। और इस मामले में सचिव सहकारिता मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिला सहकारी बैंक देहरादून, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और ऊधम सिंह नगर में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती में हुई अनियमितता के संबंध में शासन की ओर से नियुक्त कमेटी जांच कर रही है। जांच प्रभावित न हो इसलिए संबंधित निबंधकों का तबादला भी किया जा चुका है। और दूसरी तरफ निबंधक सहकारी समितियां उत्तराखंड के आदेश और शासन की संस्तुति पर सदस्य सचिव संवर्ग प्राधिकारी सहकारी बैंक केंद्रीय सेवा इरा उप्रेती की ओर से महाप्रबंधकों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं। डीसीबी भर्ती घोटाले की जांच प्रभावित न हो इसके मद्देनजर शासन ने 4 जिला सहायक निबंधक और 3 महाप्रबंधकों को इधर से उधर कर दिया है, जबकि 1 महाप्रबंधक का कार्य विस्तार समाप्त कर दिया गया है। आदेश के मुताबिक सचिव सहकारिता मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जारी तबादला आदेश के तहत हरिद्वार के जिला सहायक निबंधक राजेश चौहान को देहरादून भेजा गया है। वहीं एआर पिथौरागढ़ सुरेंद्र पाल को हरिद्वार स्थानांतरित किया गया है। एआर अल्मोड़ा हरीश चंद्र खंडूड़ी को चंपावत, तो एआर चंपावत से मनोहर सिंह मारतोलिया को पिथौरागढ़ भेजा गया है। अल्मोड़ा जिला के एआर का अतिरिक्त प्रभार मनोज कुमार जिला सहायक निबंधक बागेश्वर को सौंपा गया है और इसके अलावा जिला सहायक निबंधक व अपर जिला सहकारी अधिकारी देहरादून भारत सिंह को दूसरे जनपद में स्थानांतरित करने के लिए निबंधक सहकारी समितियों को निर्देशित किया गया है। मामले की जांच प्रभावित न हो इसलिए 3 जिलों के महाप्रबंधकों को हटाया गया है। सचिव व महाप्रबंधक जिला सहकारी बैंक अल्मोड़ा नरेश चंद को जांच पूरी होने तक कैडर कार्यालय देहरादून भेजा गया है, जबकि उनकी जगह डीसीबी नैनीताल के महाप्रबंधक प्रकाश चंद्र दुमका को चार्ज सौंपा गया है। और इसी तरह से डीसीबी पिथौरागढ़ के महाप्रबंधक सुरेंद्र कुमार प्रभाकर को भी कैडर कार्यालय देहरादून भेजा गया है। उनकी जगह पिथौरागढ़ के उप महाप्रबंधक एन भट्ट को कार्यभार सौंपा गया है। डीसीबी ऊधम सिंह नगर के महाप्रबंधक राम अवध को भी कैडर कार्यालय देहरादून भेजा गया है और उनकी जगह पर महाप्रबंधक दिग्विजय सिंह को चार्ज सौंपा गया है। इस प्रकरण से सबसे बड़ी गाज देहरादून जिला सहकारी बैंक की महाप्रबंधक वंदना श्रीवास्तव पर गिरी है। सदस्य सचिव संवर्ग प्राधिकारी सहकारी बैंक केंद्रीय सेवा इरा उप्रेती की ओर से जारी आदेश के अनुसार उनका सेवा विस्तार अब समाप्त कर दिया गया है। वंदना श्रीवास्तव का कार्यकाल 30 सितंबर 2021 को पूरा हो गया था और इसके बाद उन्हें 6 माह का सेवा विस्तार दिया गया था। 31 मार्च 2022 को उनका पहला सेवा विस्तार भी समाप्त हो गया था और इसके बाद उन्हें लगातार दूसरा सेवा विस्तार दे दिया गया था। बताया जा रहा है कि वंदना को दोनों सेवा विस्तार नियमों को ताक पर रखकर दिए गए। विभागीय सूत्रों के अनुसार सहकारिता के नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति के बाद किसी अधिकारी को संविधानिक सलाहकार तो बनाया जा सकता है, लेकिन विभाग में पद पर नहीं रखा जा सकता है। इस मामले में वंदना को सेवा विस्तार दिए जाने की भी जांच हो सकती है। फिलहाल उनकी जगह महाप्रबंधक डीसीबी टिहरी एस सिंह को अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। तो सहकारी बैंक भर्ती मामले पर यह बड़ा घोटाला सामने आया है, बड़ा फरेब सामने आया है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड की धामी सरकार पर सहकारिता विभाग के अधिकारियों के द्वारा ये कहें कि दाग लगाया जा रहा है या लगाए जाने की कोशिश की गई है तो शायद गलत नहीं होगा। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे
और हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, आपका परिचय करा देते हैं। संजीव वर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूकेडी के प्रवक्ता हैं। देवेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजीव वर्मा जी, ये बड़ा मामला सामने आया है। देखिए, अभी सरकार का गठन हुए कितने ही दिन हुए और इसी बीच जिस तरीके से ये सहकारिता विभाग में ये बड़ा घोटाला कहेंगे सामने आया है। अधिकारी जो पदासीन है वहाँ पर उच्च कुर्सी में, ऊंची कुर्सियों पर जो बैठे हुए हैं, वो अपने ही रिश्तेदार, अपने ही नातेदारों को चतुर्थ श्रेणी में भर्ती करा रहे हैं। आप तो राजनीतिक दलों पर ही आरोप लगाते रहे कि भाई भतीजावाद चल रहा है, अब तो उत्तराखंड की सरकारी नौकरियों पे भाई भतीजावाद चल रहा है, देखने को मिल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और जिस प्रकार से आपने कहा सहकारिता विभाग में कोई भी यदि अनियमितता हुई है तो ऐसी स्थिति में उसकी सरकार पूरी तरह से एक निष्पक्ष जांच करा रही है और इस संबंध में जो उनके डीएम उनको हटा दिया गया है, साथ ही 8 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है और 4 अधिकारी जो जांच को किसी भी प्रकार से प्रभावित कर सकते थे उनको इधर से उधर स्थानांतरित कर दिया गया है। और मैं आपको पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूँ, यदि कोई भी किसी भी प्रकार की अनियमितता में कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या कोई भी, चाहे छोटे से लेके बड़े किसी भी स्तर का हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति इसके अंदर दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। तो सरकार की ओर से मैं इस चीज का आपको विश्वास दिलाता हूँ। देवेंद्र जी, यूकेडी की क्या राय है इस पूरे मामले पर? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और बड़ा हास्यास्पद बयान हमारे जो साथी यहाँ पे बैठे हैं आपके साथ, बड़ा हास्यास्पद बयान है कि जांच गहनता से जांच की जा रही है। आज तक का जो इतिहास उठा के ले जाइए, जितने भी घोटाले इस प्रदेश में घोटालों की बाढ़ रही है, चाहे वो सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही है, आज तक किसी भी घोटाले की जांच जनता के सामने नहीं आ पाई है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। जनता के जनमत का इन्होंने जो प्रचंड बहुमत तो जनता ने इन्होंने भी दिया, इस बार भी दिया, उसका गला घोटने जैसी स्थिति इन्होंने की है। जीरो टॉलरेंस की बात तो भाजपा ने की है, लेकिन सरकार बनते ही इतना बड़ा घोटाला और केवल गाज गिराने की तिसरी करने, 2-4 अधिकारियों के ट्रांसफर इधर से उधर करने और 1-2 को ये सस्पेंड कर देंगे और इसमें पूरी घोटाले की जांच की तिसरी हो जाएगी। ये प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा भद्दा मजाक है। नहीं तो जांच कराने की तो बात कर रहे हैं। देखिए, वो कह रहे हैं कि अधिकारियों को हटा दिया गया, 8 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है, 4 अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया गया है ताकि जांच प्रभावित ना हो और जांच निष्पक्ष तरीके से होगी, इसके लिए कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। एनएच के घोटाले में क्या हुआ? कितने सफेद पोस्ट अंदर हुए हैं? 2-4 अधिकारियों पे केवल गाज गिरी है और बाकी वो घोटाला ठंडे बस्ते में चले गया। इससे पूरे तमाम घोटाले हुए हैं। नहीं, कितनी जांच इन्होंने करवा दी है और उनके नतीजे तो बताएं। किस में किसको दोष सिद्ध हुआ है, किसको सजा मिली है। चलिए देवेंद्र जी, जवाब लेंगे हम संजीव जी से, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार बने हुए हैं। संजीव जी, देखिए, यूकेडी तो कह रही कि भाई इसके पहले भी जो मामले हुए, जो सामने आए, जो घोटाले के हों चाहे भ्रष्टाचार के हों, उसमें भी तमाम सारी कमेटियों का गठन किया गया, जांच बैठाई गई और अब तक उनका निष्कर्ष किया रहा। दूसरी तरफ देवेंद्र जी ने साफ तौर पर इशारा किया है कि दरअसल इसमें केवल अधिकारियों की संलिप्तता नहीं है, अधिकारियों की मिली भगत नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं सफेद पोस्ट भी शामिल हैं। बिना उनके शामिल हुए अधिकारियों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इतना बड़ा खेला खेल सकते हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा है
चाहे कोई छोटे से छोटा व्यक्ति हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, जो भी व्यक्ति इसके पूरे अनियमितता के अंदर दोषी पाया जाएगा, सरकार किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्यवाही सरकार के द्वारा की जाएगी। हम 0 टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं और 0 टॉलरेंस की सरकार हमारी चल रही है और चलती रहेगी और किसी जो भी इसके अंदर दोषी पाया जाता है, सरकार किसी भी व्यक्ति को किसी कीमत पर बख्शने वाली नहीं है। संजीव जी, इन 4 अधिकारियों को जो इधर से उधर किया गया है, मार्च में इन लोगों के खिलाफ जो है कंप्लेंट आई कि जो 2 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी जांच को लेकर, वो प्रभावित कर रहे हैं, जांच होने नहीं दे रहे हैं। उसके बाद ये एक्शन लिया गया कि इन 4 अधिकारियों को वहां से हटाया जाए। भाई तबादला क्यों? यहां से वहां बैठाल दिए गए ये अधिकारी। आप तो जानते ही हैं कि जो कुर्सी पर होता है वो जब उस कुर्सी पर बैठ करके जांच को प्रभावित कर सकता है, तो क्या दूसरे जिले में जाकर के वो जांच को प्रभावित नहीं कर सकता? अगर वो जांच को प्रभावित कर रहे थे, उन पर कंप्लेंट आई थी, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। केवल तबादले से कहाँ काम बनता है? श्रीमान जी देखिए, जो प्रथम दृष्टया इस मामले को के अंदर कोई दोषी टाइप के पाए जा मतलब हम उनको दोषी तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिन लोगों के कुछ नाम आ रहे थे, ऐसे लोगों को सरकार के द्वारा पहले ही झटके में सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन अब हर व्यक्ति को जो उसके अंदर कोई दोषी वाली स्थिति में दिखाई देगा, उसी को तो सस्पेंड किया जाएगा या उसी के ऊपर तो एक जांच का दायरा फिक्स होगा। लेकिन क्योंकि जिन जिलों में या जिस स्थान पर ये जांच हो रही है, यदि वहां पर कुछ लोग इस तरह के, कुछ अधिकारी इस तरह के बैठे हुए हैं जो जांच को प्रभावित कर सकते हैं, तो जांच में पूरी तरह से पारदर्शिता बनाए रखी जाए। ये इस सोच को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे लोगों का अपने स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरण किया गया है, ताकि जांच पूरी तरह से फ्री एंड फेयर हो सके। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे कि दरअसल विपक्ष इस बात की भी मांग कर रहा है कि सदन में जो लोग हैं, सभी पार्टियों के नेताओं को जो है मिलाकर के एक कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी से जांच कराई जाए। तो क्योंकि सरकार की जांच पर ये लोग कह रहे हैं कि हमें विश्वास नहीं है, तो इस कमेटी को बनाने में सरकार को कहां पर दिक्कत आ रही है? एंकर कौन है जरा एक बार? योगेश पांडे। पांडे जी देखिए, सरकार को किसी बात को लेकर किसी प्रकार की न तो कोई शंका है, न कोई उहापोह की स्थिति है। और कांग्रेस पार्टी का शुरू से आप इतिहास उठा के देखिए, ये हर चीज में उंगली उठाने के सिवा इनका कोई काम नहीं है। अपने दामन जिन लोगों के भ्रष्टाचार में डूबे हुए, अपने हाथ इन लोगों के पूरे भ्रष्टाचार में ये लोग डूबे हुए हैं। आप लोगों को तो कायदे में किसी बात को बोलने का एक नैतिक अधिकार भी है नहीं। जिस प्रकार से आपके राज्य में बड़े से बड़े घोटाले हुए, 2G घोटाला हुआ और कोयला घोटाला हुआ और कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, और अगर मैं लिस्ट लेके बैठ जाऊं तो कम से कम 100 से ज्यादा घोटाले मैं आपको गिनवा सकता हूँ। और ये पूरी डिबेट घोटालों की गिनती में खत्म हो जाएगी। क्या कांग्रेस पार्टी ने आज तक किसी भी घोटाले की कोई निष्पक्ष जांच कराई? बिल्कुल नहीं कराई। लेकिन एक सहकारिता विभाग में अनियमितता की बात आई तो हमारी सरकार ने बिल्कुल एक पारदर्शिता अपनाते हुए उसकी तुरंत जांच कराने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया, क्योंकि हमारी नीति और नियत हमारी पूरी तरह से
स्पष्ट है। ठीक है देवेंद्र जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो है नियति और नीति दोनों स्पष्ट है। जैसे ही मामला आया अनियमितता को लेकर के तुरंत जांच के निर्देश दे दिए गए, अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी गई, और अब आप ये कह रहे हैं कि जो पिछली भी तमाम सारे जो जांचों को लेकर के आप जिक्र कर रहे हैं उसको लेकर के पुष्कर सिंह धामी ने तो पहले ही कह चुके हैं कि जो भी भ्रष्टाचार हुआ है वो चाहे पुराना हो चाहे नया हो, जो मामला उनके संज्ञान में आएगा उसकी जांच की जाएगी, क्योंकि पिछले कार्यकाल में उनको समय कम मिला था और अब उनको एक लंबा कार्यकाल का जो है जो निर्वहन करना है वो करेंगे। इस दौरान जो भी कमियां जो भी त्रुटियां उनको देखेंगे सब पर कार्रवाई की जाएंगी। देवेंद्र जी, चलिए महेश प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री हैं। महेंद्र प्रताप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। महेश प्रताप सिंह राणा हूँ। जी महेंद्र प्रताप सिंह राणा जी, सहकारिता का जो मामला ये सामने आया है उत्तराखंड में, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजीव वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा में। संजीव जी कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो रही है। कांग्रेस के समय में तो ऑलरेडी कितने भ्रष्टाचार होते थे, उनके खुलासे ही नहीं होते थे, वो सब दबा दिए जाते थे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तनिक भी अनियमितता का मामला सामने आया तुरंत जांच बिठा दी गई और अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई भी की गई है। देखिए कितना दुखद है, जो ये 10 साल से केंद्र में बैठे हैं, लगभग 10 साल होने वाले हैं, और लगभग 2 प्लान से स्टेट में बैठे हैं। कितना विडंबना है। अब ये कह रहे हैं कि इतने घोटाले हुए तो ये जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर जांच करके जेल भेजो ना जो घोटाले में साबित हो रहा है दोषी। नंबर 1 बात ये कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस, अगर जीरो टॉलरेंस है तो वो तो खत्म हो गई घोटाला होते ही। किस बात की जीरो टॉलरेंस? अब आप साफ निकल गया, लकीर पीटते रहो, घोटाला हो गया, अब उन्हें उठा के अंदर कर दो चाहे बाहर कर दो, परंतु नैतिकता के आधार पर इनकी जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी थी वो तो खत्म हो चुकी है ना। वो कहाँ रही अब, जब घोटाला ये खुद मान रहे घोटाला हुआ है और हम दोषियों को सजा देंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से देश का कानून है वो देगा। अगर आज तक अब ये कहते हैं कि कांग्रेस के राज में 2G घोटाला हुआ, कन्नी मोजी और डी राजा जेल गए, कलमाड़ी जी जेल गए, अगर कॉमनवेल्थ में कोई भी घोटाला पकड़ा गया तो ये सब किसने कह दिया? बाकी कोर्ट और कचहरी अपना काम करेंगे। ये लोग सिर्फ बातें बनाने में, जनता को भ्रमित करने में लगे हुए हैं ऊपर से नीचे तक। इनके अलावा इनके पास कोई भी ना नीति है ना नियति है। दुनिया भाड़ में जाए, महंगाई चरम पे जाए, आप फिर कहेंगे कि महंगाई का मुद्दे पे आ गए, परंतु क्या करें, मुद्दे सारे ऐसे ही हैं जो ज्वलंत मुद्दे हैं, देश की जनता के लिए हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, दिन रात घोटाले पे घोटाला कर रहे हैं, अडानी जैसे व्यापारी के 22,000 करोड़ रुपए माफ कर रहे हैं, जनता की गाड़ी कमाई टैक्स वालों की, कहा की जीरो टॉलरेंस, सिर्फ दादागिरी हो रही है। जनता का मैंडेट मिला है, उसके ऊपर खूब दादागिरी से खेल रहे हैं। निश्चित रूप से इस तरह की पॉलिसी जब बनेंगी, विपक्ष अपनी आवाज उठाएगा और हमारा अधिकार है, हम कोई भी जीरो टॉलरेंस इनकी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फुर्सत ही नहीं है आपस में लड़ने के। चलो वो हमारी घर की लड़ाई है, उसकी आप चिंता न कीजिए, वो आप चिंता न कीजिए, वो हम लड़ लेंगे, परंतु आज तो जनता की लड़ाई लड़ेंगे, आज तो हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे। आपकी जीरो टॉलरेंस जो घोटाले हैं उनको तो उजागर करेंगे। मेरे भाई आप हमारे घर की लड़ाई चिंता न कीजिए, बना लो, आप हमारे घर की चिंता न कीजिए मेरे भाई, आप घर की चिंता मत कीजिए ना। आपको मैंडेट मिला है, आप अपनी सरकार जीरो टॉलरेंस की चिंता कीजिए। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की चल रही है, अगर है तो फिर अभी तक अगर जीरो टॉलरेंस से घोटाला हुआ चल रही है, ये घोटाला हुआ कि आप लोगों को तो विकास दिखाई भी देता नहीं, विकास आप लोग देखना भी चाहते नहीं। बिल्कुल देखा है हमने विकास, क्यों नहीं हो रहा? हम तो कह रहे बहुत जबरदस्त विकास हो रहा है। 60 रुपए से तेल 100 से क्रॉस कर गया, इससे ज्यादा विकास क्या कर पाएंगे आप? बहुत विकास कर रहे हैं, हम तो मानते हैं उस चीज को। कहाँ विकास नहीं हो रहा है? सरसों का तेल 60 रुपए था, अडानी जी के राज चल रहा है, पहुंच गया 200 से ऊपर। महेश प्रताप जी, आपके नेता जो गोदियाल जी हैं वो मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, मंत्री ने तो जांच के आदेश दे दिए।
बाजार गए हो गए आपको बढ़िया आपको सरसों का तेल बंद गया है। हम तो सरसों का तेल सस्ता हो गया है। आप कौन से जमाने की बातें कर रहे हैं? झूठ बोलने का काम है आप लोगों को। दुनिया जानती है, अखबार पढ़िए आप, या आप भी व्हाट्सएप की नागपुर वाली पढ़ेंगे, ये उसी के ऊपर जवाब देंगे। दुनिया में जो हो रहा है वो नहीं बोलेंगे। नीरव मोदी कहा है कि मैं 548 करोड़ का चंदा देके निकला हूं यहाँ से। ब्रिटेन में नीरव मोदी क्या बात कर रहे हो? आपकी क्या बात कर रहे हो? चलिए ठीक है, महेश प्रताप जी और संजीव जी, आप दोनों लोगों को यहाँ पर रोकेंगे। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। सीधा रुख करेंगे महेश प्रताप राणा जी का। राणा साहब, हम दरअसल पूछ ये रहे थे कि जांच बिठा दी गई है, आपके नेता गोदियाल साहब कह रहे हैं कि मंत्री जी से इस्तीफा ले सरकार। भाई अभी कितने दिन हुए हैं उनको? पिछले कार्यकाल में हालांकि उनके पास विभाग रहा है, लेकिन इस कार्यकाल में जो है अभी कितने दिन हुए हैं? मामला सामने आया, उनके संज्ञान में गया तो उन्होंने तो जांच के आदेश दे दिए, वो तो कार्रवाई कर रहे हैं, वो तो एक्शन ले रहे हैं। फिर आप ये सीधे इस्तीफा पर कहां पहुंच जाते हैं? मंत्री तो वही है ना, मुख्यमंत्री जी को भी देना चाहिए इस्तीफा। जो इसमें शामिल है मुख्यमंत्री तो वही है, चोला तो सेम है, शकल तो वही है, वही नाम है, वही मंत्री जी है, मुख्यमंत्री वही है। तो कम से कम जब पिछली सरकार अगर मान लो किसी और पार्टी की होती और नए मुख्यमंत्री जी आए तो कह देते जी हाँ मैं देखता हूँ कौन है क्या है हमारे संज्ञान में। परंतु पिछली सरकार भी तो इन्हीं की थी, इन्हीं की सरकार में घोटाला हुआ है, वही शक्लें हैं, वही चेहरे हैं, और क्या है। तो करना चाहिए, बिल्कुल गोदियाल साहब ने बिल्कुल सही कहा है। नैतिकता के आधार पर दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को भी देना चाहिए कि उनकी जीरो टॉलरेंस के नाम पे घोटाले सामने आ रहे हैं। और अभी एक में भी तो और आएंगे, कितने घोटाले आएंगे, क्योंकि निश्चित रूप से इस सरकार के पास ये दिशाहीन सरकार चल रही है। इनके पास ना नीति है ना नियत है, मात्र जनता के दिए हुए मैंडेट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जनता के साथ, और कुछ नहीं है। संजीव जी देखिए, ये तो एक कदम और आगे निकल गए महेश प्रताप सिंह राणा जी। इनके नेता तो केवल मंत्री साहब का इस्तीफा मांग रहे थे, मुख्यमंत्री साहब का भी इस्तीफा मांग रहे हैं कि दोनों लोगों को। एक बात हमने हमेशा कही है संजीव जी कि अधिकारियों पर सरकार ने यदि लगाम नहीं लगाया तो ये अधिकारी, निरंकुश अधिकारी, सरकार की छीछल लेदर करा देती हैं और बदनामी जो झेलनी पड़ती है, जो दाग लगता है, वो आप लोगों के कुर्ते पर लगता है। इनको कोई डर नहीं होता है, ये हमने हमेशा कहा है। जनता के बीच में वोट मांगने आप जाते हैं, जनता से वायदे आप करते हैं, जो योजनाएं होते हैं वो लाते आप हैं, लेकिन उसको धरातल पर उतारने का काम इन अधिकारियों का होता है। अब सरकार यदि इन अधिकारियों पर लगाम नहीं लगा पाती, नकेल नहीं कस पाती है, तो सरकार फेल हो जाती है। ये अधिकारी जानते हैं कि आज हम यहां पर हैं तो कल वहां दूसरी कुर्सी पर बैठ जाएंगे, रहेंगे आईएसी, सत्ता आएंगी जाएंगी, लेकिन इनको अपनी कुर्सी, जानते हैं कि ये जो 5 साल भी कोई भी सत्ता है, 5 साल बाद आप बदल जाएंगे, लेकिन इनको नहीं बदलना है। इनकी तनख्वाह फिक्स है, इनकी कुर्सी बदल सकती है बस। इसलिए, और आप पर देखिए, आप पर आरोप लग रहे हैं, सरकार पर ये आरोप लगते रहे हैं। अभी पिछले दिनों भी हम चर्चा किए तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो जुड़े, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी लोग जुड़े, उन लोगों का भी मानना है कि तमाम सारी फाइलें, आप भी जुड़े हुए थे साथ में, आपने खुद सुना होगा कि किस तरीके से अधिकारियों के ऊपर लगाम सरकार नहीं लगा पा रही है। अभी भी न जाने कितनी फाइलें हैं जो दबा करके बैठे हैं। अभी कितने दिन हुए हैं आपकी सरकार के आए, एक दाग देखिए, शुरुआती दौर में ही इन अधिकारियों ने लगा दिया। पांडे जी देखिए,
खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे इस पैटर्न पे कांग्रेस चल रही है, क्योंकि सरकार में ये लोग आ नहीं पाए। सरकार के लोग बड़े तेनालीराम के हसीन सपने ये लोग देख रहे थे, वो सपने इनके पूरे नहीं हुए। वो सपने जनता ने ध्वस्त कर दिए, जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दिया और अपनी खिसियाहट मिटाने के लिए आज अनर्गल जो इनके मुंह आता है वो लोग भी ये लोग बोलते हैं ना, इनको ये ध्यान होता है हम क्या कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, हमारे राज्य की छवि के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जो मुंह आया बोल दिया, बस। इससे आगे इन लोगों को न राष्ट्र से प्रेम है, न देश से प्रेम है, न राज्य से प्रेम है, न यहाँ की जनता से प्रेम है। और दूसरी बात, आपने कहा अफसरशाही की, आपने जहाँ तक बात करी, अभी 2-3 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा न सोऊंगा न सोने दूंगा और मैं निरंतर काम करूंगा, जनता की सेवा के लिए काम करूंगा। 2025 में हमको उत्तराखंड को देश का एक शीर्ष राज्य बनाना है। हमारी पूरी ऊर्जा पूरे दिन रात एक करके हम लोगों ने काम करना है और ये संदेश उन्होंने पूरी सरकार को दिया है, पूरे अधिकारियों को दिया है, पूरे संगठन तक को ये एक संदेश देने का काम किया कि आप सब लोग अपना जितना पूरे मनोयोग से जुट जाइए और सरकार की जो योजना है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करें। और सरकार अपना काम कर रही है, हम जो भी काम करेंगे हर काम टाइम बाउंड होगा, हर काम में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। और साथ ही उन्होंने अधिकारियों को एक निर्देश और दिया कि अपने जो मोबाइल फोन्स हैं वो हर समय ऑन रखें और कोई भी किसी की भी कॉल आती है हर एक व्यक्ति की आप कॉल अटेंड करेंगे। यदि आप किसी कॉल अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आप उसको कॉल बैक करके उससे पूछिए कि किसी की यदि कोई समस्या है तो उसके एक टाइम फ्रेम के अंदर उनकी समस्या का आप निराकरण करें। सरकार पूरी तरह से एक बेस्ट डिलीवर करने की जो हमारा एक ध्येय है हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और जो डबल इंजन की हमारी सरकार उत्तराखंड में चल रही है, मैं सोचता हूँ जनता ने अपार आशीर्वाद जो अभी 2022 के चुनाव में दिया है, हम जनता के सभी वायदों पर और जनता की आकांक्षाओं पर पूरी तरह से खरा करने का काम। संजीव जी, एक बहुत सीधा सा सवाल, बहुत सीधा सा जवाब चाहूंगा। अगर, क्योंकि पिछली सरकार भी आपकी थी, अगर अधिकारियों में इतना खौफ है आपकी सरकार को लेकर के, ये कोई पिछली सरकार किसी दूसरी पार्टी का खेल तो है नहीं, आप ही की सरकार के रहते हुए ये सारा खेल हुआ है, तो ये अधिकारी आखिर क्यों नहीं समझ पाए मुख्यमंत्री की मंशा को या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा को? ये इतना बड़ा खेल कैसे खेल गए? अगर ये लगाम के अंदर है, इन पर लगाम लगी है, तो खेल ही कैसे गए? और ये तो अभी 3 जिले के नतीजे आए हैं। पांडे जी देखिए, जिस तरह से सरकार ने किसी भी अनियमितता को का संज्ञान में आते ही एक पल भी जाया किए बगैर तुरंत एक्शन लिया और एक पारदर्शिता दिखाते हुए एक तुरंत कार्यवाही करने के एक जो जांच करने के दिशा निर्देश जारी किए, मैं सोचता हूँ हमारी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए कि उत्तराखंड में किसी प्रकार का कोई भी अनियमितता बर्दाश्त नहीं होगी। और सरकार की जो नीति और नियत है वो पूरी तरह से स्पष्ट है। जैसे मैंने अभी आपको पहले भी कहा, तो हम किसी भी उसमें कोई कोताही बरतने के पक्ष में नहीं है। और यदि कोई भी अधिकारी कुछ भी गलत करने की कोई मंशा रखता है तो मैं सोचता हूँ उनको पहले से चेत जाना चाहिए कि किसी की भी कोई भी गलती होती है, सरकार किसी भी स्तर के कोई भी अधिकारी हो किसी को बख्शने वाली नहीं है। संजीव जी देखिए,
सरकार बख्शे ना बख्शे, लेकिन इन अधिकारियों को जो खेल करना था वो खेल कर गए। रावत साहब यदि मंत्री विभाग के थे, देखिए 5 साल इन अधिकारियों को जितना भी कार्यकाल है, 2 साल 1 साल 6 महीने में ही अधिकारी समझ जाते हैं कि हमारा विभाग अध्यक्ष कैसा है, हमारा गार्जियन कैसा है, उसको इस बात का एहसास हो जाता है। अगर ये पिछली सरकार में ये समझ गए कि हमारे विभाग का जो मुखिया बैठा है उसके नाक के नीचे से, या ये कहें कि उसके आंख से हम काजल चोरी कर ले जाएंगे और उसको पता नहीं चलेगा, वो हिमाकत तभी करेगा जब वो पहले कर चुका होगा। और ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ होगा, दावे के साथ मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि घटनाएं हुई होंगी। अब ये बड़ा मामला सामने आ गया है तो उजागर हो गया। मंत्री महोदय को इन अधिकारियों पर लगाम मुझे लगता है पिछले बरस ही पिछली सरकार में लगा लेना चाहिए था। अपना रूप इन्हें दिखा देना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई भी हिलाहवाली होगी बर्दाश्त नहीं होगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज इतने बड़े स्तर पर जो खेल खेला गया है, और ये चीज कह रहे हैं देवेंद्र जी ने जो कहा, ये बिल्कुल बात सच है कि ये अधिकारियों का केवल खेल नहीं है, इसमें सफेद पोशी की मिलीभगत होगी, हो सकती है, और इस जांच में क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अधिकारी अपने दम पर ऐसा नहीं पूरा खेल खेल सकता है। कौन है सफेद पोश, वो तो खैर जांच के बाद पता चलेगा। अब उत्तराखंड की धामी सरकार ने जिस तरीके से जनता से वायदे किए, उत्तराखंड की जनता ने जो विश्वास जताया, उस विश्वास पर तो शुरुआती दौर से ही पलीता लगना शुरू हो गया। विपक्षी दलों को तो एक मौका मिल गया कि गिने चुने 4 दिन हुए सरकार के बने हुए, और इन 4 दिनों में ही लूट घसोट शुरू हो गई। एक शानदार मौका तो मिल गया ना सरकार को घेरने के लिए। आप लाख दावे करते रहिए कि हम पारदर्शिता तौर से चलाएंगे, कहीं लूट घसोट नहीं होगी, कहीं भ्रष्टाचार नहीं होगा, तो फिर वही कहेंगे कि अधिकारियों पर देखिए, सारे विभागों के अधिकारियों पर। और ये जो आदेश का आप जिक्र कर रहे थे अभी कि मुख्यमंत्री जी ने दिया है, आप खुद कॉल कर लीजिएगा, मुझे लगता है आपको हकीकत पता चल जाएगी अधिकारियों की। सरकारी अधिकारियों को आप खुद कॉल कर दीजिएगा, किसी भी सरकारी अधिकारी को, डीएम एसपी को फोन कर दीजिएगा। अगर आपका नंबर सेव नहीं होगा, आपको नहीं जानते होंगे, तो शायद ही फोन आपका उठे जाएगा, तो बताइएगा। कॉल रिवर्ट की तो बहुत दूर की बात आप कर रहे हैं। उसका पीएस उठाएगा अधिकारी का और बताएगा कि सर अभी मीटिंग में बिजी हैं, 1 घंटे बाद कॉल करिएगा। जानता नहीं हो गया मैं हकीकत क्या है सारे अधिकारियों की। देवेंद्र जी देखिए, सरकार की मंशा और नियत तो साफ है, इसमें 2 राय नहीं है। अब जो कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि भाई मंत्री जी तक का तो इस्तीफा ठीक था, अब मुख्यमंत्री पर भी एक ये लांछन लगाने का काम कर दिया गया कि उनकी भी मिली भगत होगी। क्या यूकेडी भी इस बात से सहमत है? धामी सरकार पर सवाल लगाने ठीक है, लेकिन क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी इस पूरे मामले में मिली भगत हो सकती है? महेश प्रताप सिंह राणा जी कह रहे हैं। ये बिल्कुल सही कहा है। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने कहा न सोऊंगा न सोने दूंगा, और ये तस्वीर अभी सरकार बने हुए चंद दिन भी नहीं हुए और ये सामने दिख गई है। वाकई इनके अधिकारी भी बहुत जागरूक है, बहुत जगे हुए हैं, और मुख्यमंत्री जी भी बहुत जागृत हैं और पूरे उत्तराखंड के लोगों को बेवकूफ बनाने में तुले हुए हैं। ये जो भ्रष्टाचार का मामला है, ये सरकार की सह पे सब कुछ हुआ है। इसमें अगर फेलियोरिटी है तो सरकार की है। अगर किसी सरकार के अपने ब्यूरोक्रेट्स पे नियंत्रण नहीं है, सरकार अपने कर्मचारी अपने अधिकारियों को अपने बस में नहीं रख पा रही है, तो निश्चित रूप से सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री धामी जी जो सोने और न सोने देंगे और न सोएंगे वाली बात कर रहे हैं, न खाएंगे न खाने देंगे की बात कर रहे हैं, कृपया करके ऐसा कम से कम पब्लिक के साथ जनता ने जो जनमत दिया है उसका अपमान मत करिए। आपकी नियत और जो मनसा स्पष्ट नहीं, आप नियत और मनसा की बात कर रहे हैं, ये नियत
और ये जो इनकी मंशा है, ये भ्रष्टाचार करने की ही मंशा है, इस देश को गत में ले जाने की मंशा है। आप ये हिटलरशाही, ये नारिदशाही न चलाइए। जनता ने आपको प्रचंड बहुमत पहले भी दिया है, आज भी दिया है, उसका दुरुपयोग मत करिए, क्योंकि समय आएगा, समय कभी किसी को माफ नहीं करता है। ये जनमत है, जनता कभी माफ नहीं करती है। जितना प्रचंड, जितना ऊपर गए हैं, बहुत जल्दी उतने नीचे भी आएंगे। देखिए कितने बड़े बड़े काम तो किए हैं उत्तराखंड की सरकार ने। आप कह रहे हैं कुछ काम ही नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार में केवल लिप्त है। सड़कों का जाल चारों तरफ बिछा जा रहा है। देवस्थानम बोर्ड को लेकर के आप जिस तरीके से कह रहे थे, हालांकि इन्हीं की सरकार ने उस पर जो एक्शन लिया था उस पर भी पलट गए। सरकार ने, धामी सरकार आई, उसके बाद उन्होंने उसको भी खत्म कर दिया कि ठीक है भाई, जो मांग थी वो पूरी कर दी जा रही है। सारी चीजें तो विकास हो रहा है। पर्यटन को देखते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि 4 धाम यात्रा के दौरान जो भी पर्यटक आए उनको कोई तकलीफ ना हो, उनको कोई समस्या ना हो। सारी व्यवस्थाएं तो कर रही है। और स्वास्थ्य को लेकर के कहा जा रहा है, संजीव जी कई बार बता चुके हैं इसको लेकर के कि हॉस्पिटलों का कितना तेजी से निर्माण हो रहा है उत्तराखंड में। सारी चीजें हो रही, तो फिर आप कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा उत्तराखंड में। यात्रा तो चलने दीजिए, ये हकीकत भी सामने आ जाएगी। कितने संजीदा है ये यात्रा को लेके। कुछ नहीं होने वाला है, केवल ये जुमलेबाजी है। और नियत और इनकी जो मंशा है, नियत जो है, सीधे भ्रष्टाचार करने की है। कितना खाओ, कितना कमाओ। दर्जाधारी अभी से बांटने लग गए हैं। पब्लिक पे बोझ के बोझ, इन्होंने मुख्यमंत्रियों का जो बोझ डाला है। लेकिन आज जो जनता ने जनमत दिया है, इसलिए हम भी सैल्यूट कर रहे हैं, आप करिए। लेकिन इस नारीशाही को हम लोग सहन नहीं करेंगे, करने लगे, हम इसको सहन नहीं करेंगे। और इतना बड़ा उदाहरण, इतना बड़ा काम किसी न प्रदेश में, इन चंद दिनों में इतना बड़ा काम, इतना बड़ा विकास किसी प्रदेश में नहीं हुआ होगा जो उत्तराखंड में देखने को मिला। इतना बड़ा घोटाला, इससे बड़ा विकास शायद कहीं हो नहीं सकता है। चलिए ठीक है। महेश प्रताप राणा जी, इसमें मान्यवर एंकर महोदय, इसमें कुंभ के दौरान हुआ घोटाला अभी बिल्कुल सही कह रहे हैं मान्यवर कि यात्रा शुरू होने दीजिए, और घोटाले मिलेंगे। आप केदारनाथ का घोटाला ले लीजिए, आप कुंभ का घोटाला लीजिए, आप इन्होंने 2020 का घोटाला ले लीजिए। आप किन घोटालों की बात कर रहे हैं? SI भर्ती से लेकर कितने घोटाले इस प्रदेश में हुए, कौन जांच होती है, कितनी सजा मिली है, आप ये बताइए। यात्रा 4 धाम यात्रा अच्छी तरह से चले। 4 धाम यात्रा आना हो, यहाँ रोजगार मिले, ये आप चाहते नहीं। आप लोग हर चीज को सफेद के ऊपर अपने हाथ से कोयला पोत के उसे काला दिखाने का प्रयास करते हैं। आप लोग झूठ बोलने में पारंगत बन रहे हैं, झूठ बोलने में पारंगत हो गए हैं, भ्रम फैलाने उत्तराखंड बदनाम हो रहा है, चोरनी बदनाम हो रहे हैं। तो उत्तराखंड को बदनाम करेंगे तो आप जैसे उत्तराखंड को बदनाम, तो आप जो भी बदनाम करेंगे, आप जैसे जो उत्तराखंड को बदनाम करेंगे, आप लोगों को। संजीव जी एक सेकंड रुकिए, महेश जी को बोल लीजिए। संजीव जी आपका जवाब लेंगे। महेश प्रताप राणा जी बोलिए आप। देखिए बड़ी साफ सी बात है, कुंभ के दौरान भी अब ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड बदनाम हो रहा है। अरे आप ऐसे काम क्यों कर रहे हो कि उत्तराखंड बदनाम हो? आपने पहले वो कह रहे हैं कि अभी यात्रा शुरू भी नहीं हुई, आपने भविष्यवाणी कर दी पहले से, तो बदनाम आप कर रहे हैं। नहीं, क्यों का बदनाम करें? कुंभ के दौरान तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है। कुंभ के दौरान कितना नकली कोविड के नाम से घोटाला हुआ है, बताओ। पांडे जी, ये लोग चाहते ही नहीं कि श्रद्धालु और श्रद्धालु यहाँ पर उनके मन में एक भ्रम जाल फैलाना चाहते हैं और उत्तराखंड को बदनाम करने की कोशिश को आप लोग छोड़ना नहीं चाहते। जिस प्रकार से आप कांग्रेस पार्टी प्रारंभ से ही उत्तराखंड की विरोधी रही है, ये लोग कभी चाहते ही नहीं थे कि उत्तराखंड बने, क्योंकि इनके जो एक श्रेष्ठ नेता जो दिवंगत हो गए हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था उत्तराखंड मेरी लाश पर बनेगा। और उसके बाद लगातार उत्तराखंड विरोधी जो इन लोगों की मानसिकता है उसी के ऊपर ये लोग
लगातार काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। मतलब जिस प्रकार से आपको चोरी का मौका देने को जिस प्रकार से 2003 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया, औद्योगिक पैकेज दिया, और जैसे ही केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई, इन्होंने औद्योगिक पैकेज को छीनने का काम किया, इन्होंने विशेष राज्य के दर्जे को छीनने का काम किया, और इन्होंने ठीक है। एक संजीव जी आ रहे हैं आपके पास। महेश प्रताप सिंह राणा जी, अगर सरकार एसआईटी का गठन नहीं करती, क्योंकि आप लोग मांग कर रहे हैं लगातार, क्योंकि सरकार कह रहे हैं कि जो अधिकारी जांच कर रहे हैं इन पर आपको विश्वास नहीं है, तब फिर आप क्या करेंगे? महेश प्रताप सिंह राणा जी, ये कुछ नहीं करेंगे, इनको तो ये चाहिए कल को आपको भी कहेंगे कि मीडिया क्यों दिखा रहा है आपका क्या कदम होगा? बदनाम हो रहा है। आप जो मांग कर रहे हैं एसआईटी गठन नहीं करती है सरकार, तो आपका क्या कदम होगा? हाँ जी सर, आप ये लोग एसआईटी के गठन की मांग कर रहे हैं कि एक गठन हो और वो टीम जांच करे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो जांच हो रही है उस पर आपको विश्वास नहीं है, तो जांच में जो भी सामने निकल करके आएगा, क्या उसको आप मान्य करेंगे या फिर आपका कोई अगली रणनीति होगी, कोई अगला कदम, ठोस कदम होगा? अगर होगा तो वो क्या होगा? रणनीति है कि विधायक दल से एक कमेटी बनाई जाए, ज्वाइंट कमेटी, विधायक दल की ज्वाइंट कमेटी बनाई जाए, क्योंकि अधिकारी और ये नेता, ये मिली भगत है इन दोनों की, वो इन्हें बचाएंगे, घोटाले भी दोनों मिलकर ही करते हैं, इसलिए उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। विधायक दल से एक कमेटी गठित होनी चाहिए और वो निष्पक्ष जांच कर सकती है। उसके अलावा उससे कम में हम नहीं मानेंगे, चाहे सड़कों पर ऊपर आंदोलन करना पड़े। परंतु मैं एक चीज इन मान्यवर से जरूर कहूंगा, अगर उत्तराखंड की अस्मिता की आपको जरा भी चिंता है तो इस तरह के घोटाले मत करिए। इससे उत्तराखंड बदनाम नहीं हो रहा है, हमारे कहने से उत्तराखंड बदनाम हो रहा है। आपके उत्तराखंड बदनाम उस दिन हुआ था जिस दिन हरीश रावत जी कैमरे के सामने बोल रहे थे कि करोड़ों रुपया कमा लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा। उस दिन आप लोगों ने बदनाम करने का काम किया था। शर्म होनी चाहिए आप लोगों को। क्यों नहीं सीबीआई अंदर कर रही है उनको, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो? थोड़ा धैर्य रखिए, आपकी ये इच्छा बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। धैर्य रखिए, आप देखिए कांग्रेस के ऊपर अब ब्लेम लगाने का आपको कोई अधिकार नहीं है किसी भी घोटाले के ऊपर, क्योंकि 10 साल से आपकी केंद्र में सरकार चल रही है, राज्य में सरकार चल रही है। अगर कोई घोटाला हुआ होता तो अब तक आप उन्हें अंदर करवा देते, जो आज तक नहीं करवा पाए हैं। इसलिए उत्तराखंड आपके कुकर्मों से बदनाम हो रहा है, ना कि विपक्ष के कहने से। विपक्ष का तो काम है, अगर आप घोटाला करोगे आप बोलेंगे। आपने कुंभ के दौरान जनता के साथ खिलवाड़ किया, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, यात्रियों के साथ खिलवाड़ किया, कोविड के नाम पर उनके बोलना। जो भी घोटाले इनके समय के हैं, एनएच घोटाला इनके समय हुआ, और जिसमें मिली है पटवारी से घोटालों के लिए तो बोलने के लिए आपको कुछ नहीं जा रहा है, भेजने का काम हमारे सरकार के द्वारा किया गया। आपके ऊपर बड़े नेता से छोटा अधिकारी हो, बड़ा अधिकारी हो, बोलने का रिकॉर्ड है आप लोगों का। घोटाला बड़े से बड़ा किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अंदर करा देते वाड्रा जी करते रहे ये घोटाला, अंदर करते ये बताओ। अरे भैया घोटाला करा था कांग्रेस वालों ने, आपके और संजीव जी, आप दोनों लोगों के यहाँ पर रोकेंगे और वक्त चला है फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। रुक करेंगे सीधा संजीव जी का। संजीव जी, देखिए अभी बात कही गई, महेश राणा जी ने कही बात कि वो ज्वाइंट कमेटी चाहते हैं, जो भी
विधायक हैं, सर्वदलीय बैठक हो और उसमें जो है ये कमेटी तैयार की जाए, क्योंकि उसमें ये नहीं होगा कि ये बीजेपी के विधायक हैं तो इनको ज़्यादा पावर है और ये कांग्रेस के विधायक हैं तो इनको कम पावर है, ऐसा होगा नहीं। वो कमेटी गठित होगी ज्वाइंट, तो उसमें सारे लोगों को, सारे सदस्यों को एक समान पावर होगी। और ये कह रहे हैं कि ये कमेटी का गठन चाहते हैं, उसी कमेटी के गठन होने के बाद जो जांच के नतीजे सामने आएंगे उसी पर इनको विश्वास है, बाकी किसी तरह से कोई विश्वास नहीं है इनको। पंडित जी देखिए, जांच चल रही है और जांच थोड़ी सी और आगे बढ़ने दीजिएगा। चाहे इसमें अगर एसआईटी की भी आवश्यकता हुई तो एसआईटी भी गठित की जाएगी और जिस प्रकार की भी जांच की आवश्यकता होगी बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जांच को अंजाम दिया जा रहा है। और मैं सोचता हूं कि सरकार पूरी तरह से, सरकार का मंतव्य पूरी तरह स्पष्ट है कि जो भी अनियमितता में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसको पूरी तरह से अगर वो दोषी पाया जाएगा उसको दंडित किया जाएगा। और जिस प्रकार से मेरे भाई राणा जी बोल रहे थे अभी कि आपको एसआईटी पे भरोसा नहीं, आपको सीबीसीआईडी में भरोसा नहीं, आपको सीआईडी में भरोसा नहीं, आपको न्यायपालिका में भरोसा नहीं, आपको सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं, आपको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं, पूरे चुनाव भर में आप लोग ईवीएम के ऊपर चुनाव में आप लोगों ने सवाल उठाए, पूरे चुनाव में आपने सेना के ऊपर भी उंगली उठाने का काम किया। आपने जो पोस्टल बैलेट में आपने सेना के ऊपर भी सवाल उठाने का काम कर दिया। क्यों? आपको तो किसी के ऊपर विश्वास है ही नहीं। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, क्या आपको अपने ऊपर विश्वास है? आप पूछ रहे हैं उन पर विश्वास है और वो पूछ रहे हैं, वो भी तो पूछ रहे हैं कि आपको सदन पर विश्वास नहीं, क्योंकि सदन के जो नेता हैं उनकी कमेटी की गठन की बात वो कर रहे हैं, क्योंकि सदन के अंदर जो भी नेता पहुंचे हैं उन पर तो आपको विश्वास होना चाहिए। और उसी की वो मांग कर रहे हैं कि उन्हीं नेताओं में से एक कमेटी गठित कर दी जाए और वही कमेटी जांच करे। दोनों लोग आप लोगों से आप कह रहे हैं उन पर विश्वास नहीं है, वो कह रहे हैं आप पर विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं आपको? पांडे जी इसमें जो भी आवश्यक होगा, जिस भी प्रकार की जांच इसमें आवश्यक सरकार को जांच की जरूरत पड़ेगी वो आप करने के लिए तैयार हैं, लेकिन समय का थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। जो जांच चल रही है, यानी आप कह रहे हैं कि उसके थोड़े से कुछ जो नतीजे हैं उसमें जांच में थोड़ी सी स्क्रीन साफ होने दीजिए, उसके बाद आगे का कदम होगा वो आप उठाएंगे। चलिए, फिलहाल आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड सरकार पर एक दाग शुरुआती दौर में ही यानी अधिकारियों ने लगा दिया है। दरअसल जिस तरह से ये अनियमितता पाई गई है, भर्ती घोटाले का मामला सामने आया है, अब विपक्ष लगातार धामी सरकार को घेरने में लगी हुई है। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।